के लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू कर रहे हैं बेसिक मैथ्स का, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और फिजिक्स में हर जगह पे यूज होने वाला है। केमिस्ट्री में भी, फिजिकल केमिस्ट्री में ये यूज में आता है ना, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैथ्स में तो खैर आप पूरा डिटेल में पढ़ोगे ही, लेकिन वो भी 12th क्लास में पढ़ने को मिलेगा आपको, है ना। इसलिए फिजिक्स में पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। जो हमारे काम की चीजें हैं पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे काम की चीजें हैं वो हम पढ़ लेंगे, है ना। तो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसको हमें पढ़ना है, कैलकुलस बोलते हैं। और ये जो कैलकुलस ब्रांच है ये दो तरीके की होती हैं। एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस जिसको डिफरेंशिएशन भी बोला जाता है, और इसका दूसरा पार्ट होता है इंटीग्रल कैलकुलस जिसको इंटीग्रेशन बोला जाता है ना। तो पहले हम डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इंटीग्रेशन भी पढ़ लेंगे, जो हमारे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में काम आएगा, है ना। उतना ही पढ़ेंगे, बाकी डिटेल में आप 12th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब डिफरेंशिएशन चालू करने से पहले, डिफरेंशिएशन को समझने से पहले आपको कुछ बातें और समझनी पड़ेंगी, तो वो हम देख लेते हैं ना। हालांकि आपको पता होंगी शायद, लेकिन जल्दी जल्दी एक एक करके हम वो टर्म्स देख लेते हैं जो हमारे काम के टर्म्स होंगे। जैसे पहला टर्म है डेल्टा। डेल्टा, इसको हम ऐसे ट्राइंगल वाले सिंबल से वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ना बच्चों। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। जब भी हम इस तरीके का सिंबल यूज करते हैं तो इसका मतलब हम चेंज बता रहे हैं, चेंज, है ना बच्चों। और ये जो चेंज होता है ये फाइनाइट चेंज होगा, मतलब इसकी वैल्यू हमें पता होगी, नोन वैल्यू होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बताऊं कि मान लीजिए एक क्लास है ना। मान लीजिए 10th की क्लास है। इस 10th की क्लास में पहले 10 स्टूडेंट्स थे बच्चों। कितने स्टूडेंट्स थे? 10 स्टूडेंट्स थे। और फिर आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ, एक महीने के बाद क्या हुआ कि इसमें और स्टूडेंट ऐड हुए। तो इसके आफ्टर 1 मंथ मान लीजिए इसमें स्टूडेंट हो गए 60 स्टूडेंट्स। पहले 10 स्टूडेंट्स थे इस क्लास में, और एक महीने के बाद 60 स्टूडेंट्स हो गए। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना चेंज आया। मतलब मैं आपसे पूछूं कि चेंज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, चेंज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, चेंज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, कितना चेंज आएगा? तो आप क्या करोगे कि एक महीने बाद 60 स्टूडेंट हो गए थे, और माइनस इनिशियली कितने स्टूडेंट्स थे? 10 स्टूडेंट्स। तो आपने किया क्या, नंबर, फाइनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आपको चेंज आ गया। कितने स्टूडेंट्स में चेंज आया बच्चों? 50। पहले 10 थे फिर 60 हो गए ना, तो टोटल चेंज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना आया? 50। अब ऐसा चेंज जो होता है ना, ये वर्ड, ये फिजिक्स में बहुत बार आएगा आपको, चेंज इन दिस, चेंज इन दैट, है ना। तो वहां पे हम ये बार बार नहीं लिखते, इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखते, हम इसको सिर्फ डेल्टा स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। तो डेल्टा स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज फाइनल नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट। और 50, और 50 देखो एक बेटा फाइनाइट वैल्यू है, मतलब ये नोन चेंज है ना, ये ऐसा चीज नहीं है जिसको हम नहीं जानते। 50 एक फाइनाइट वैल्यू है, और हम इसका वैल्यू बता सकते हैं, है ना। तो जैसे कभी भी आपको ये टर्म आए, जैसे मैं वो बोलूं डेल्टा टी, तो डेल्टा टी का मतलब हो गया चेंज इन टाइम, मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, हमेशा याद रखना। जैसे मैं बोलूं डेल्टा वी, तो डेल्टा वी का मतलब हो गया चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जैसे मैं बोलूं डेल्टा पी, तो डेल्टा पी का मतलब हो गया चेंज इन प्रेशर, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जहां जहां ये डेल्टा वर्ड आएगा तो ऐसा चेंज है जो फाइनाइट है, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं, मतलब लार्ज चेंज होगा। आप ऐसा ही बोल सकते हो कि ये एक लार्ज चेंज है। लार्ज चेंज मतलब इसकी वैल्यू नोन है। लार्ज चेंज का मतलब इसकी वैल्यू जो है नोन वैल्यू, है ना, हम यहाँ पे लिख सकते हैं नोन वैल्यू। ठीक, तो इस तरीके के चेंज को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा से। और जहां जहां ये डेल्टा आएगा तो आपको समझना है चेंज आने वाला है, और फाइनल माइनस इनिशियल करना होगा, है ना बच्चे। तो आई होप आपको डेल्टा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो बच्चों हम लोगों ने अभी डेल्टा का मतलब समझ लिया, और डेल्टा जहां जहां आएगा तो हम समझ जाएंगे कि फाइनाइट चेंज की बात हो रही होगी, लार्ज चेंज की बात हो रही होगी, जिसकी वैल्यू नोन होगी। अब हमारा दूसरा जो टर्म है जो हम बहुत यूज करते हैं वो है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, है ना बच्चों। अब ये इन्फिनिटी क्या है, तो आप ऐसा समझें कि जो इन्फिनिटी है इसका सिंबल ऐसा होता है, ये आप लोग जानते होंगे पहले से, है ना।
इस तरीके से हम सिंबल बनाते हैं। और इन्फिनिटी का मतलब होता है लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर, ऐसा नंबर जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लेकिन वो लार्जेस्ट नंबर हो, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर whose exact value cannot be determined, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता। जैसे किसी बच्चे को मान लीजिए 10,000 तक की गिनती आती है, तो 10,000 जो है या 1,00,000 तक की गिनती आती है, तो जो 1,00,000 है वो उसके लिए वो उसको सोचेगा कि ये लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू है, क्योंकि उसके बाद उसको गिनती नहीं आती। लेकिन किसी दूसरे बच्चे को तो उसके बाद की गिनती भी आती होगी, 10,00,000 की या 1 करोड़ की या 10 करोड़ की। तो इस तरीके से ऐसा कोई लार्जेस्ट वैल्यू नहीं है, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर नहीं है जिसकी आप एग्जैक्ट वैल्यू बता सको, लेकिन हमें उसको रिप्रेजेंट करना है कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा वैल्यू क्या होती है, लेकिन उसका एग्जैक्ट हमें फिगर नहीं पता। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? इन्फिनिटी से। तो याद रखेंगे अपन कि ऐसी कोई चीज जिसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते और वो बहुत बड़ा हो, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू हो, तो उसको हम इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? इन्फिनिटी से। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जैसे 1/0 होता है, तो 1/0 नॉट डिफाइंड होता है ना, नॉट डिफाइंड। 1/0 डिफाइन नहीं होता, लेकिन अगर मैं जीरो के बहुत क्लोज बोलूं, मतलब जीरो टेंडिंग टू जीरो, जीरो के बहुत पास, 0.0000000, ऐसे आप बहुत बार जीरो लिखो फिर 1 लिखो, तो बहुत छोटा, तो ये जो डिनोमिनेटर में ये बहुत छोटा वैल्यू हो जाएगा, बहुत छोटा। तो 1 अपॉन बहुत छोटी वैल्यू, इसका मतलब ये बहुत बड़ी वैल्यू हो गई जिसकी एग्जैक्ट फिगर हमें नहीं पता, तो हम इसको फिर इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए कभी कभी 1/0 को भी इन्फिनिटी लिख दिया जाता है। मतलब 1/0 तो एक्चुअली नॉट डिफाइन है, लेकिन 1/0 इन्फिनिटी लिखने का मतलब क्या है कि 1/0 के लगभग जो वैल्यू होगी, बहुत छोटी वैल्यू। तो जब आप किसी को बहुत छोटी वैल्यू से डिवाइड करोगे जिसका एग्जैक्ट फिगर आप नहीं जानते, तो वो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी जिसका भी एग्जैक्ट फिगर आप नहीं जानते। तो वो जो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं जानते, उसको आप इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बच्चों मैंने आप लोगों को डेल्टा के बारे में बता दिया, इन्फिनिटी के बारे में बता दिया। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और बुक्स में ये आपको बड़ा मिलेगा, है ना, बहुत जगह पे लिखा हुआ मिल जाता है। इसको बोलते हैं इन्फिनाइट सीमली स्मॉल, इन्फिनाइटसीमली स्मॉल। अब इस वर्ड का मतलब क्या है वो हम समझते हैं। देखो, इन्फिनिटी का मतलब क्या था कि लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर हुज एग्जैक्ट वैल्यू इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इन्फिनाइटसीमली स्मॉल का मतलब होता है स्मॉलेस्ट। यहाँ पे लार्जेस्ट था ना, इसमें बोलेंगे हम स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर whose value cannot be determined, है ना बच्चों। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने इन्फिनिटी के लिए लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू के लिए हमने एक सिंबल रख लिया इन्फिनिटी, वैसे इन्फिनाइटसीमली स्मॉल के लिए हमने बोला कि लोवेस्ट पॉसिबल। ऐसा स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर भी तो हो सकता है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी चीज को हम इन्फिनाइटसीमली स्मॉल बोलते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम मेरे लिए तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, लेकिन आप सोचो ना दूसरे बच्चे के लिए तो इससे भी स्मॉल हो सकता है, एक और जीरो लगा दो या एक और जीरो लगा दो या एक और जीरो लगा दो, ऐसे आप करोड़ों जीरो भी लगा सकते हो और फिर 1 लिख सकते हो। तो ऐसी स्मॉल वैल्यू जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, अब आपसे बोला जाए कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर क्या है बताओ, तो आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। भाई आप कभी भी बोलोगे कि मेरे लिए ये स्मॉलेस्ट है, तो मैं बोल दूंगा नहीं भाई यहाँ पे एक जीरो लगा दो, यहाँ 1 लगा दो, तो ये इससे भी स्मॉल हो गया। ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू पता करना स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर का, वो भी क्या नहीं है, वो भी पॉसिबल नहीं है ना बच्चों। तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं? इन्फिनाइटसीमली स्मॉल। और ये इतना स्मॉल होगा कि हम बोल सकते हैं दिस इज टेंडिंग टू जीरो, मतलब लगभग जीरो के बराबर है ना, लगभग जीरो के बराबर, तो उसको हम बोलते हैं टेंडिंग टू जीरो। मतलब इतनी स्मॉल वैल्यू कि लगभग वो किसके बराबर हो जाए? जीरो के बराबर।
और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पाए, तो उसको हम बोलते हैं इन्फिनाइटसिमली स्मॉल। तो वैसे ही आपको यहाँ पर कई बार ऐसा शब्द मिलेगा आपको, इन्फिनाइट इन्फिनाइट सीमली सीमली स्मॉल चेंज, इन्फिनाइट सीमली स्मॉल चेंज। देखो अभी मैंने आपको बोला ना कि डेल्टा कैसा चेंज था, लार्ज चेंज, फाइनाइट चेंज, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता है। लेकिन इन्फिनाइट सीमली चेंज जो है उसकी आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हो, क्योंकि ये जो चेंज है ये बहुत छोटा है, लगभग जीरो के बराबर, टेंडिंग टू जीरो। यानी कि सोचो अगर मैं टाइम से रिलेट करूं तो अभी टाइम हुआ, इनिशियल टाइम हुआ है कितना बच्चों, 1 सेकेंड, और फाइनल टाइम में देखूं तो फाइनल टाइम देखूं 0.0000 डॉट 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 डॉट, ऐसे आप करोड़ों जीरो लिखो और उसके बाद 1 लिखो, है ना, ये 1.0000000 करोड़ों जीरो लिखो और फिर 1 लिखो और फिर सेकंड लिखो। अब मैं बोल रहा हूं कि टाइम का चेंज बताओ, इसमें कितना टाइम का चेंज आया। तो जो टाइम का चेंज आया वो क्या हो गया बच्चों, आप लिखोगे फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, और इसको क्या लिखोगे 0. अब आप दोनों को माइनस कर दो तो 1, ये कितना माइनस होगा 1.0000, ऐसे करोड़ों जीरो फिर 1 माइनस 1 सेकेंड। तो सोचो क्या आंसर आएगा आपका, 0.0000 ऐसे करोड़ों जीरो और फिर 1। देखो करके, तो आप ये वाला चेंज को देखो, ये चेंज जो है ये बहुत बड़ा है क्या, इसकी आप एग्जैक्ट वैल्यू बता पा रहे हो कि ये बहुत छोटा चेंज है, लगभग जीरो के बराबर, टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो। आप खुद सोचो बच्चों, करोड़ों जीरो आने के बाद 1 है तो क्या ये टेंडिंग टू जीरो ही है। तो इतना छोटा चेंज कि लगभग वो किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर। तो ऐसे चेंज को बोलते हैं इन्फिनाइटसिमली स्मॉल चेंज। और इसको आप डेल्टा से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। हमें एग्जैक्ट वैल्यू जब पता होती है तो वो लार्ज चेंज होता है, फाइनाइट चेंज होता है। जैसे अगर आपका यहाँ पे समय 1.1 होता तो आप बता देते कि 0.1 चेंज आया है, तो वो लार्ज चेंज था, तब आप डेल्टा का उपयोग कर लेते। लेकिन यहाँ पे डेल्टा का उपयोग नहीं करोगे क्योंकि ऐसा चेंज है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी आप नहीं बता पाते हो, लगभग जीरो के बराबर। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो कि टाइम में कोई चेंज आया ही नहीं, टाइम शुरू हुआ है 1 सेकंड पे और लगभग खत्म भी हो गया 1 सेकंड पे, तो आप इंस्टेंट की बात कर रहे हो, मोमेंट की बात कर रहे हो। तो ऐसे चेंज को हम इन्फिनाइटसिमली स्मॉल चेंज करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप डी का यूज करते हो, स्मॉल डी का सिंबल, स्मॉल डी का सिंबल। तो यहां पे आप डेल्टा टी नहीं लिखोगे, इसको dt लिखोगे। और जहां आप dt लिखते हो या फिर आप बाद में dv लिखोगे या फिर बाद में आप dx लिखोगे, तो इसका मतलब ये होता है इन्फिनाइटसिमली स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, इन्फिनाइटसिमली स्मॉल चेंज इन पोजीशन। और ये इतना छोटा है, लगभग किसके बराबर है, टेंडिंग टू जीरो के बराबर। और ये जो डी है इसको बोलते हैं डी फंक्शन, है ना, याद रखेंगे इसको क्या बोलेंगे बच्चों, डी फंक्शन, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, इन्फिनाइटसिमली स्मॉल चेंज को, बहुत छोटा चेंज जिसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू इक्वल्स टू किसके बराबर है, जीरो के बराबर। तो आई होप आपको इन्फिनाइटसिमली स्मॉल का कॉन्सेप्ट और इन्फिनाइटसिमली स्मॉल चेंज क्या होता है ये समझ में आया होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को थोड़ी थोड़ी टर्मिनोलॉजीज बता दी हैं, और इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझ में आनी चाहिए, डिफरेंस समझ में आना चाहिए, है ना, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो आपका जो चौथा पॉइंट है वो है टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल एंड इंस्टेंट ऑफ टाइम में अंतर, इंस्टेंट ऑफ टाइम, है ना। टाइम इंटरवल और इंस्टेंट ऑफ टाइम का क्या मतलब है, ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। तो टाइम इंटरवल जो होता है ना बच्चों, तो ये कोई फाइनाइट चेंज, मतलब जैसे मैं बोलूं डेल्टा टी, तो डेल्टा टी ही आपका इंटरवल ऑफ टाइम है, क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट चेंज आएगा टाइम में। जब फाइनाइट चेंज आता है तो मतलब कुछ आपका टाइम बीत गया है, अंतराल बीत गया है, तो उसको हम बोलते हैं टाइम इंटरवल। या इसी को बोलने का तरीका ये भी है, इसको टाइम इंटरवल को स्पैन ऑफ टाइम भी बोला जाता है, स्पैन ऑफ टाइम। स्पैन ऑफ टाइम का मतलब भी टाइम इंटरवल ही होता है, या फिर इसको पीरियड ऑफ टाइम भी बोलते हैं, है ना। मतलब कुछ समय बीतना चाहिए, कुछ समय पास होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पैन ऑफ टाइम या टाइम इंटरवल या फिर पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू हमें नोन है,
डेल्टा टी से, है ना, मतलब लार्ज चेन से आइडेंटिफाई करते हैं उसको। और यहाँ पे जो दूसरा वर्ड है आपका इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसका मतलब क्या होता है कि एक मूवमेंट का टाइम बोला जा रहा है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट का टाइम की बात की जा रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बोलूं तो आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए हम अभी सागर में, है ना, और सागर से हमें कहाँ जाना है बच्चों, भोपाल जाना है। तो आपको पता है सागर से भोपाल जाने में लगभग, आपको मान लीजिए आप कार से गए, तो कार से गए तो आपको कितना समय लगा, मान लीजिए बच्चों 4 घंटे का समय लगा। आप सुबह 8 AM पे निकले और 12 PM पे पहुंचे भोपाल, है ना, 8 AM पे निकले और 12 PM पे पहुंचे। और सागर से भोपाल की दूरी जो है लगभग 200 किलोमीटर है। तो जब आप भोपाल पहुंच गए तो आपने क्या बोला, आपका एक मित्र मिला और उस मित्र ने पूछा कि भाई बताओ कि तुम कितनी स्पीड से आए हो, कितनी रफ्तार से आए, तो तुम स्पीड क्या बताओगे उसको, आप सिंपली ऐसे कर दोगे कि स्पीड बताना है भाई, तो टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना मिला, 8 से 12 बज गए, मतलब 4 घंटे, और 200 किलोमीटर कवर किया, तो 200 बाई 4 मतलब 50 किलोमीटर पर आवर। तो आप उसको बोल दोगे भाई मैं तो 50 किलोमीटर पर आवर आया, 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आया हूं। लेकिन आप सोचो क्या सागर से भोपाल जाते समय आपके हर पॉइंट पे रफ्तार 50 किलोमीटर पर आवर थी, क्या ये किसी इंस्टेंट की बात कर रहा है कि ओवरऑल आइडिया दे रहा है, इंटरवल की बात कर रहा है। तो देखो बच्चों 4 घंटे का जो टाइम है वो एक इंटरवल में आता है, तो आप इंटरवल में बात कर रहे हो, तो उसको आप एवरेज वैल्यू बता रहे हो, एवरेज वैल्यू मतलब आप उसको ओवरऑल आइडिया दे रहे हो, एग्जैक्ट आइडिया नहीं दे रहे हो। अब मान लो वो पूछ ले कि भाई मुझे तो ये बताओ कि एग्जैक्टली 9 AM पर, 9 बजे, एग्जैक्टली 9 बजे तुम्हारी कितनी रफ्तार थी। अब वो अड़ जाए, नहीं मुझे तो ना तो 9 बजे से पहले की बात जाननी है ना 9 बजे के बाद की, तुम तो 9 बजे पे ही बताओ। मतलब जो समय है वो 9 बजे पे ही चालू हो और 9 बजे ही खत्म हो जाए, 9 बजे ही चालू हो और 9 बजे ही खत्म हो जाए, मतलब जो आपका डेल्टा टी है वो इंटरवल लगभग 0 के बराबर हो, तो उसको हम बोलेंगे इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर मोमेंट की बात की जा रही है आपसे कि 9 बजे पे ही समय शुरू हुआ और 9 बजे पे ही खत्म हुआ, तब तुम्हारी क्या स्थिति थी, क्या रफ्तार थी, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, इंस्टेंट ऑफ टाइम। फिर वो इंटरवल नहीं कहलाएगा। आप समझ पा रहे होगे कि वो उस समय इतना छोटा चेंज आएगा समय का कि 9 से शुरू होगा और 9 पे ही खत्म हो जाएगा। तो आपका जो डेल्टा टी है वो किसमें कन्वर्ट कर जाएगा, डी फंक्शन में या फिर डिफरेंशियल फंक्शन में। तो यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे हम, dt। तो इंस्टेंट ऑफ टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जो टेंडिंग टू जीरो है, टेंडिंग टू जीरो मतलब 9 बजे पे ही शुरू है 9 बजे पे ही खत्म हो गए। तो dt जो आपका डी फंक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इंस्टेंट ऑफ टाइम को, और डेल्टा टी किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरवल ऑफ टाइम को। और आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको, इंस्टेंट ऑफ टाइम को मोमेंट ऑफ टाइम भी बोलते हैं, एक पर्टिकुलर मोमेंट की बात कर रहे हैं हम। और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको बहुत अच्छे एग्जांपल से समझा देता हूं। आप एनालॉजी लो, आप बच्चों देखते हो ना, वीडियो देखते हो, तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप वीडियोग्राफी कर रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, तो वीडियोग्राफी में बताओ एक पर्टिकुलर मोमेंट कैप्चर होता है कि इंटरवल टाइम में कैप्चर होता है, 1 सेकंड का वीडियो होगा, 5 सेकंड का वीडियो होगा, 1 घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा, लेकिन स्पैन ऑफ टाइम होगा उसमें। तो एक टाइम इंटरवल कैप्चर होता है, वीडियोग्राफी इज द एग्जांपल ऑफ टाइम इंटरवल। और वहीं आप सोचो मोमेंट ऑफ टाइम के लिए आप किसका यूज करते हो, फोटोग्राफी। फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी किसका एग्जांपल है, जो आप फोटोग्राफ खींचते हो। तो जब आप फोटोग्राफ खींचते हो तो आप उस मोमेंट को कैप्चर करते हो, यानी कि समय वहीं शुरू हुआ था और समय वहां खत्म भी हो गया, और उस चीज की आपने पिक्चर ले ली, तस्वीर ले ली, है ना। तो ये फोटोग्राफी भी आपका किसका एग्जांपल हो गया, इंस्टेंट ऑफ टाइम का या मोमेंट ऑफ टाइम का। और वीडियोग्राफी आपका एग्जांपल हो गया टाइम इंटरवल या स्पैन ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। तो आई होप आपको ये दोनों जो टर्मिनोलॉजीज हैं, टाइम इंटरवल एंड इंस्टेंट ऑफ टाइम और मोमेंट ऑफ टाइम क्या होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, है ना, ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको जल्दी से नोट कर लो। तो बच्चों हम लोगों ने 4 टर्म समझ लिए हैं, है ना। उसके बाद हमें अब एक और टर्म समझना है, तो मैं यहाँ पे वो टर्म का नाम लिख रहा हूँ। तो जो हमारा 5th टर्म है वो है रेट। ये रेट को भी समझना बड़ा जरूरी है ना। तो रेट क्या होता है उसको हम क्लियरली देखते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हो, रेट जो है इट इज डिफाइंड
as the ratio of change of two different फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। तो दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का चेंज का जब आप रेशियो लेते हो तो उसको हम रेट बोलते हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं तो आपको और अच्छे से बात समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल में क्लास 10th है ना। क्लास 10th का एग्जाम्पल ही ले लेते हैं हम। तो क्लास 10th जो है उसमें मान लीजिए कि सबसे पहले जब स्कूल ओपन हुआ तो यहाँ पे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ डेज, मतलब स्कूल को ओपन हुए कितने दिन हुए, नंबर ऑफ डेज। और यहाँ पे लिख लेते हैं अपन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि डे बाई डे उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐड होते गए, है ना। तो जैसे मान लीजिए अभी स्कूल खुला ही नहीं है, तो स्कूल खुला नहीं है तो कोई भी दिन नहीं बीता। स्कूल खुलने के बाद दिन गिना जाएगा ना। स्कूल जब तक खुला नहीं है तब तक हम बोलेंगे कि 0 डे हुआ स्कूल खुले हुए। तो स्टूडेंट भी कोई नहीं थे, क्लास ही नहीं होगी। जब स्कूल खुला ही नहीं होगा तो क्लास भी आपकी बनी नहीं होगी 10th क्लास, इसलिए अभी कोई भी बच्चा वहां पे बैठा भी नहीं होगा क्लास में। तो 0 डेज पर 0 स्टूडेंट्स थे, है ना। लेकिन मान लीजिए जब स्कूल खुल गया उसके 5 दिन बाद जब 5th डे आया तो हम बोल रहे हैं कि उस समय वहां पर जो स्टूडेंट्स थे वो बच्चों लेट सपोज 30 स्टूडेंट्स हो गए, है ना। बड़ी क्लास है, मान लीजिए बहुत बड़ी क्लास है, हम 200 स्टूडेंट्स तक ले जाएंगे, ऐसा समझ लो आप। तो जब स्कूल खुला ही नहीं था तो कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं थे, 0 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। फिर 5 दिन बाद स्कूल के खुलने के 5वें दिन पर वहां पे कितने स्टूडेंट्स बैठ गए होंगे, 30 स्टूडेंट्स, है ना। फिर 10 दिन बाद 10वें दिन पर वहां पे स्टूडेंट्स हो गए 80 स्टूडेंट्स। फिर आपके 15 दिन पर स्कूल खुलने के 15 दिन बाद आपके स्टूडेंट्स की संख्या हो गई 120। और स्कूल के 20 दिन खुलने के बाद मान लीजिए उस स्कूल में 10th क्लास के स्टूडेंट हो गए 80। मान लीजिए 2-2 3-3 सेक्शन है आपके स्कूल में, और उन सारे सेक्शंस की गिनती करके बताई गई आपको। अब आपको ये बताना है कि भाई कि पर डे आपके कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे थे, ऐसा बताना है। तो अब आपको रेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको चेंज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए किसके कंपैरिजन में, चेंज इन द नंबर ऑफ डेज के कंपैरिजन। तो हमें रेट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, जब भी हमें ऐसी स्थिति चाहिए कि हमें दो चीजों को कंपेयर करना पड़ता है, किसी के हिसाब से किसी चीज की वैल्यू बतानी पड़ती है। जैसे यहाँ पे डेज के हिसाब से हमें क्या बताने पड़ेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की पर डे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, रेट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, रेट, है ना। तो जो रेट है, स्टूडेंट्स रेट हम बोले, अगर स्टूडेंट रेट, स्टूडेंट्स का जो आने का रेट है वो क्या है, तो वो हम निकाल लेते हैं। तो अब ये जो रेट है ना बच्चों, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आप कितने दिन में रेट निकाल रहे हो। पहले 20 दिन में निकाल रहे हो कि पहले 5 दिन में निकाल रहे हो कि 15वें दिन से 20 दिन के बीच में निकाल रहे हो। जैसे कि हम पहले रेट निकाल रहे हैं स्टूडेंट का 0 से 20 डेज, मतलब फर्स्ट 20 डेज में क्या हुआ है वो हम देखना चाहते हैं। तो 0 से फर्स्ट 20 डेज में जो आपके, अब इसको कैसे लिखेंगे, स्टूडेंट रेट मतलब चेंज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन चेंज इन द नंबर ऑफ डेज। ऐसे तो निकालेंगे पर डे कितने स्टूडेंट आए, तो हम कैसे निकालेंगे कि 0 से 20 डेज के बीच में आपके चेंज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने और चेंज इन आपके डेज कितने हैं, कितने दिन में कितने दिन हुए। तो आप कैसे निकालोगे बच्चों, चेंज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फाइनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे निकालेंगे, डिवाइड बाई फाइनल नंबर ऑफ डेज माइनस इनिशियल नंबर ऑफ डेज, है ना। तो इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। तो फाइनल नंबर ऑफ स्टूडेंट देखो बच्चों, 20वें दिन पे कितने स्टूडेंट्स हो गए थे, तो यहाँ हो गए थे 180 स्टूडेंट्स, माइनस इनिशियली 0 थे, वैसे फाइनल नंबर ऑफ डेज तो 20वें दिन निकाल रहे हैं, माइनस कहां से निकाल रहे हैं, 0 से, तो यहाँ पे माइनस 0 करेंगे। अब आप इनको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 9 स्टूडेंट्स पर डे, 9 स्टूडेंट्स पर डे, यानी कि एक दिन में आपके 9 स्टूडेंट्स आ रहे थे। लेकिन क्या बच्चों वाकई में ऐसा हुआ था, क्या प्रतिदिन 20 दिन तक हर दिन 9 स्टूडेंट्स ही आए थे, कि ये एक ओवरऑल आइडिया है। तो ये एक ओवरऑल आइडिया है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है।
मतलब आपने सिर्फ ये बताया है कि अगर 0 से 20 दिन तक 180 बच्चे बढ़ गए तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज आपके 9 स्टूडेंट्स पर डे आ रहे थे। लेकिन क्या रियलिटी ऐसी है? क्या वाकई में हर दिन 9 स्टूडेंट्स आए होंगे? अगर यही रेट आप दूसरे इंटरवल के लिए निकालोगे, मतलब नंबर ऑफ डेज आप अलग ले लोगे, तो ये जो रेट है वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि अब आप स्टूडेंट रेट निकालो, स्टूडेंट रेट, स्टूडेंट पर डे आने की जो संख्या है स्टूडेंट रेट, वो कितना है? तो वो आप 15वें दिन से लेकर 20वें दिन तक निकालो, 15 to 20 के लिए। तो कैसे निकालोगे बच्चों? फाइनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 20 वाले दिन पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कितने हो गए? 180 माइनस इनिशियल। तो इनिशियल आपको कहां से लेना है समय? 15वें दिन से। तो 15वें दिन पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? 120 डिवाइड बाई 20 माइनस 50, 20 माइनस 15, 20वां दिन माइनस 15वां दिन। तो देखो कितना आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 60/5। तो ये हो जाएगा 12 स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करोगे तो 12 स्टूडेंट्स पर डे। यानी कि अब आप देखें, पहले जब आपने 0 से 20 दिन का रेट निकाला था तो आपके हिसाब से पर डे कितने बच्चे आ रहे थे? 9 स्टूडेंट्स पर डे आ रहे थे। लेकिन जब आपने 15वें से 20वें दिन देखा तो वहां पे स्टूडेंट्स की आने की संख्या बढ़ गई है। अब कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं पर डे? 12 स्टूडेंट्स पर डे, है ना? एक दिन में 12 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अगर हम कहां से कहां देखें बच्चों, 15वां दिन से लेकर 20वें दिन की कहानी देखें। लेकिन क्या 15वें दिन से 20वें दिन तक हर रोज 12 स्टूडेंट ही आ रहे होंगे? कि ये ओवरऑल आइडिया है? तो ये ओवरऑल आइडिया है 15वें दिन से 20वें दिन के। और ओवरऑल आइडिया जो ऊपर दिया है ये 0 से 20वें दिन का है ना बच्चों। तो ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है। पर डे कितने आ रहे हैं वो तो हमें डेली की गिनती करनी पड़ेगी, है ना? ऐसे हम नहीं बता पाएंगे। तो जो हम ये रेट निकालते हैं, जैसे तो मैंने अभी आपको क्या बताया, रेट कैसे डिफाइन किया जाता है? रेट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो हमने रेशियो लिया है किसका? चेंज ऑफ टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। देखो ऊपर चेंज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और नीचे चेंज इन द नंबर ऑफ डेज है। तो दो फिजिकल क्वांटिटीज के चेंज का क्या लिया है बच्चों? रेशियो लिया है, रेशियो। तो उसी चीज को आप रेट बोलते हो। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट अपॉन डेज बोला था तो स्टूडेंट रेट बोल दिया। वैसे ही जब आप क्रिकेट देखते हो तो वहां पे रन रेट यूज होता है, रन रेट। तो रन रेट क्या होता है बच्चों? भाई रन्स पर ओवर, है ना? रन रेट क्या होता है? रन्स पर ओवर। यानी कि आपने ऊपर किसका चेंज लिया है? डेल्टा रन्स का। और नीचे किसका चेंज लिया है? ओवर्स का। तो कितने ओवर में कितने रन्स हैं तो उसका आप रेट निकालते हो, तो उसको क्या बोला जाता है? रन रेट। तो क्या, जैसे मान लीजिए आपने एक 2020 मैच देखा और उसमें रन रेट आया 9 ओवर्स, 9 रन्स पर ओवर। तो क्या हर ओवर में 9 रन्स बने थे? नहीं बने थे। कभी मेडन ओवर भी गया होगा, कभी एक रन भी बना होगा। लेकिन ओवरऑल 20 ओवर के मैच में जो रन बने वो कितने रन पर ओवर से बने? अगर हमें ओवरऑल आइडिया चाहिए, एग्जैक्ट आइडिया नहीं चाहिए, ओवरऑल आइडिया चाहिए, तो हम बोलेंगे कि रन रेट हम कैसे निकालेंगे? चेंज इन रन अपॉन चेंज इन ओवर। जैसे मान लीजिए आपका 20 ओवर्स के मैच में 180 रन बने थे और 20 ओवर्स बीते थे, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको 9 आ जाएगा। तो 9 रन पर ओवर बन रहे थे। लेकिन हर ओवर में 9 रन बने थे क्या? नहीं। बस ये देखने का एक नजरिया है, तरीका है कि अगर 9 रन पर ओवर बनते तो हमारे कितने रन बन जाते? कितने रन बन चुके थे? 180 रन बन चुके थे। कितने ओवर में? 20 ओवर में, है ना? तो ये ओवरऑल आइडिया देता है। ये जो रेट है जो ओवरऑल आइडिया देता है, मतलब हम डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी कर रहे हैं या डेल्टा रन अपॉन डेल्टा ओवर्स कर रहे हैं, डेल्टा का यूज कर रहे हैं, फाइनाइट चेंज देख रहे हैं, तो इनको बोला जाता है एवरेज रेट। याद रखेंगे, इसको बोला जाता है एवरेज रेट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एवरेज रेट का मतलब क्या होता है ना, और रेट का मतलब क्या होता है? चेंज इन टू फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो। जैसे यहाँ पे चेंज इन स्टूडेंट्स अपॉन चेंज इन डेज, यहाँ पे चेंज इन रन्स अपॉन चेंज इन ओवर्स। तो दो फिजिकल क्वांटिटीज के चेंज का जब रेशियो लेते हो तो उसको हम रेट बोलते हैं।